ओके, तो आज का आपका टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शॉर्ट में आप बोल सकते हो एमओटी, जिससे रिलेटेड अपन देखने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चाहे वो बॉन्ड ऑर्डर हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, कौन सा बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं। अभी चलेंगे अपन टेलीग्राम पे और वहाँ पे सारे सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। जिसकी एमओटी वीक है, मैं उसे अभी कह रहा हूँ, आप जाइए बैक, आप चेक करिए मेरी प्लेलिस्ट क्लास 11 की केमिस्ट्री की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैंने सिर्फ 12 से 13 मिनट में वहाँ पे आपको पढ़ा रखी है। वो लेक्चर आप देख लीजिए। एमओटी का कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन लगा लो, जेई मेंस का लगा लो, नीट का, आईसीआर, आरपीवीटी, बीएचयू, एम्स, जिपमर, जो चाहो लगा लो, पुराने पेपर सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एमओटी से रिलेटेड। तो चलो, जिसका अच्छा है एमओटी, चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है स्टार्टिंग के और बाद के अच्छे क्वेश्चन है। देखते अपन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अपन टेलीग्राम पे। सबसे पहले आपको ओपन करना है टेलीग्राम। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। टेलीग्राम से जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड मिलेंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड। उसके बाद आपको सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगी, सारी नीट की अपडेट्स मिल जाएगी। और टेलीग्राम से जुड़ने का ये फ़ायदा है कि आपको सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। जो भी मैंने लेक्चर ले रखे हैं 15 से 20 मिनट में, शॉर्ट क्विकेस्ट लेक्चर, उसके सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। और पर्सनल गाइडेंस तो है ही सही। तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, आपके लिए फ़ायदा है। खैर, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अपन आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि हाउ टू कैलकुलेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है √n+2। ठीक है, और यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो पहला ही ऑप्शन है √n+2। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो अंडर रूट है ही नहीं, तो मैंने हाफ लिखा हुआ है। देखो अब यहाँ अंडर रूट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो हाफ और अंडर रूट एक ही बात है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हुआ, √n+2, जो कि पहला ऑप्शन है। तो ध्यान रखना, आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि एमओटी का फुल फॉर्म क्या है। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, मेरे को यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको पूरे करवाने थे। ठीक है, और इन 10 क्वेश्चन के अलावा किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये भी मेरी गारंटी है। तो आप सारे देखते जाओ शांति से। एमओटी का फुल फॉर्म सबको पता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जाएगा। देखो यहाँ पे ऑर्बिट कर रखा है मैंने, तो बच्चे जल्दी जल्दी में टिक कर देते हैं। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि बॉन्ड ऑर्डर कितने तरीके से हो सकता है। क्या बॉन्ड ऑर्डर 0 हो सकता है, क्या बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव में आ सकता है, पॉजिटिव में आ सकता है, या कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे 2/3, 3/2। तो बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके का हो सकता है, क्या 0 हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, क्या सारे ही हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर कितना भी निकल सकता है। तो आंसर जाएगा ऑल आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट इन नेचर। बॉन्ड ऑर्डर हो तो सारे तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, 0 भी और फ्रैक्शनल भी। पर नेचर में बॉन्ड ऑर्डर कौन सा एग्जिस्ट करता है, क्या पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, क्या नेगेटिव करता है, क्या 0 करता है, क्या 0 नेगेटिव करता है, या फिर सिर्फ फ्रैक्शनल करता है, या पॉजिटिव फ्रैक्शनल करता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है। देखो ध्यान से सुनो, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो होता है पॉजिटिव या फिर फ्रैक्शनल। कभी भी 0 और नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर जो है नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, कभी भी 0 और नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। ये आपको जेईई मेंस में पूछा भी गया था। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू जो है बॉन्ड ऑर्डर की, वो एग्जिस्ट करती है नेचर में। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी हम बच्चों ने पॉजिटिव पे टिक कर दिया। आपको आखिरी ऑप्शन तक जाना चाहिए, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल दोनों एग्जिस्ट करती है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। अभी हमने ऊपर देखा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है या जिसका बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होता है, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है हीलियम-2। और हीलियम के अगर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन देखूँ तो मैं 2 होते हैं, पर हीलियम-2 है तो 2 × 2 यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अपन ने देखी थी एमओटी, वहाँ पे अपन ने देखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। और 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 जाते हैं बॉन्डिंग में और 2 जाते हैं एंटी बॉन्डिंग में। अब 2 - 2 मतलब 0, और 0 / 2
तो आंसर तो 0 ही जाएगा। तो हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। और अगर किसी को इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर देख सकते हो, बड़ा बेसिक सा है, 12 मिनट में, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 मिनट आप इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने में भी लगा देते हो। तो आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हीलियम 2। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, और बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। आप चाहो तो देख लेना, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है, इसका भी नहीं है। आंसर जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये। ठीक है, हीलियम 2 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर है 0। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है। अभी अपन ने ऊपर देखा क्या फॉर्मूला था, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, या बोलो डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुनना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज करेक्ट वन। आपको एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है स्टेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आपको पूछा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, मतलब जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। सबसे पहले अपन H2 का बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब देखो H2 है तो इलेक्ट्रॉन टोटल 2 होते हैं इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H2 लिखा है इसलिए। ठीक है, ऐसा तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, पर H2 है, 2 इंटू 1 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम फील कैसे करेंगे, हमें फील करना आना चाहिए, इसके लिए आपको लेक्चर देखना होगा। मैं ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ अभी आपको कि जो स्टार्टिंग के 2 इलेक्ट्रॉन है वो जाते हैं बॉन्डिंग में, फिर स्टार्टिंग के बाद के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जाते हैं एंटी बॉन्डिंग में, इस तरह से। तो अभी शुरू के 2 है तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं जाएगा, 0 अपॉन 2। और 2 माइनस 0 कितना होता है 2, और 2/2 कितना होता है 1। तो हाइड्रोजन का H2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, हमें एक का तो पता लग गया 1 आ गया। ठीक है, इसका अब इसका भी देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। तो देखो अपन को निकालना है H2 प्लस का। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। H2 का अपने को पता है क्या था अभी, 2 माइनस 0 अपॉन 2, यही था। पर हम यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 प्लस हो रहा है। प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, केमिस्ट्री में प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जब जाएगा तो यहाँ 2 की जगह 1 ही रह जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो गया। तो 1 माइनस 0 कितना होता है 1, और 1 अपॉन 2 कितना होता है 0.5, तो इसका निकलेगा 0.5, और पहले वाले का निकला था 1। ठीक है, अब अगले का देखते हैं H2 माइनस का। तो देखो अभी यहाँ था H2, ठीक, H2 का अपने को पता है 2 माइनस 0 अपॉन 2। ठीक, अब माइनस आ गया, माइनस आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और मैंने बोला था बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में आएंगे 2 और उसके बाद के आएंगे एंटी बॉन्डिंग में। तो अब यहाँ आएगा माइनस का चार्ज मतलब 1, क्यों, क्योंकि आगे एंटी बॉन्डिंग में भरेंगे। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 1/2 कितना हो गया 0.5, क्या हो गया 0.5। तो इसका भी 0.5 हो गया, इसका भी 0.5 हो गया, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों, आंसर तो यही वाला जाएगा, फर्स्ट वाला, ये वाला नहीं जाएगा। ये वाला मैंने ऐसे ही सेट किया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं जाएगा आंसर, इसका रीज़न ध्यान से सुनना। तो देखो अब दिक्कत कहाँ आ रही है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर गलत क्यों है और ये सही क्यों है। H2 प्लस की स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है H2 माइनस से, जबकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो 0.5 निकाला अपन ने। ठीक है, तो अब देखो H2 प्लस था, अब H2 प्लस है तो दिक्कत कहाँ आ रही है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। हाइड्रोजन 2 का तो नॉर्मल 2 माइनस 0 था, पर अब प्लस हो गया था तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया था। ठीक है, और H2 माइनस में क्या हो रहा था कि 2 माइनस 1 कर रहे थे। ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया हमने, और एक इलेक्ट्रॉन लिया तो अब एंटी बॉन्डिंग में आएगा अपॉन 2। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग में है। और जब भी इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग में जाता है, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो वहाँ की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो एक बात ध्यान रखना, नॉर्मली अच्छा है, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया तो उसकी स्टेबिलिटी कम, दैट्स वाई H2 माइनस की स्टेबिलिटी कम है और H2 प्लस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि H2 माइनस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में चला गया, वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। इसलिए दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होने पर भी ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और किसी को अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो भाई मैं अभी भी कहूँगा लेक्चर देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा है कि O2 माइनस 1 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, O2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16, -1 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 16 + 1 टोटल हो गया 17 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। अपन को इतना पता लगा अभी। ठीक है, यहाँ पे है 17 इलेक्ट्रॉन। आपको पूछा है बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो एक ट्रिक है, ध्यान से सुनना। 10, 11, 12, 13, 14 ये नंबर आप याद रख लोगे। ये नंबर है इलेक्ट्रॉन के। अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, 11 होंगे तो 1.5, 12 तो 2, 13 तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, और 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3। कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ 0.5 बढ़ाते हुए चल रहा हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब आप क्या करोगे, जब 14 के आगे, 14 पे तो कितना आया था अपन को, 3 आया था, 0.5 बढ़ाते हुए चल रहे थे। अब 15 पे आएंगे तो 0.5 कम करते हुए आएंगे, 2.5, 16 का हो जाएगा 2, 17 का हो जाएगा 1.5 क्योंकि 2 तो इस पे ही हो गया 16 पे, और 18 का हो जाएगा 1। तो देखो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो आपको इस तरह से याद रखना है कि अपन 10 से चले थे, 14 पे आए और 18 पे ख़त्म हो गए। जब अपन 10 से चले थे तो 0.5 बढ़ाते हुए चल रहे थे। ठीक है, जैसा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है तो अपना आंसर था 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर है, क्योंकि अपन ने 10 से शुरू किया था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ऐसा करते हुए अपन चले और 14 पे अपना बॉन्ड ऑर्डर आया था 3। ठीक है, फिर अपन जब 14 से 18 की तरफ आए, 15, 16, 17, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ आए तो बॉन्ड ऑर्डर अपन 0.5 कम करते गए और 18 पे वापस 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, तो आपको पता है 18 का अगर 1 है, 18 से जस्ट एक पहले आता है 17, तो इसका होगा 1.5, क्योंकि अपन इधर की साइड आ रहे हैं तो 0.5 कम करते हुए आ रहे हैं, तो लास्ट में आएगा 1, और इससे ऊपर वाले पे क्या आएगा 1.5, तो आंसर जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन है तो आंसर जाएगा 1.5। तो ऐसा सीधा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं। आपको पूछा है NO+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो देखो अगेन सिंपल है। सबसे पहले आपको नाइट्रोजन का नंबर पता है 7 होता है, ऑक्सीजन का नंबर पता है 8 होता है, 8 और 7 15, और एक प्लस है मतलब दे रहे हैं अपन, तो 8 और 7 तो हो गए 15, और एक दे रहे हैं मतलब 15 - 1 14। ठीक है, 15 - 1 कितना हो गया 14, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कि अपन 10 से चलते हैं, 1 सेकेंड, 10 से चलते हैं 14 पे आते हैं फिर 18 तक है। तो जो 14 था उसका बॉन्ड ऑर्डर था 3, क्योंकि 10 का था 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, तो 14 पे 3, और फिर कम करते जाओ 2.5, 2, 1.5, 1, और फिर लास्ट में 1। तो इस तरह से था। और अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, और 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो बिना किसी देर के। नाउ नेक्स्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है तो फिर वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, कुछ कह नहीं सकते, या फिर लेक्चर देखेंगे। लेक्चर तो आप वैसे भी देखना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है तो स्टार्टिंग में 10, 14, 18, मैंने आपको बताया कि 10 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, 18 का भी 1, और इधर 0.5 बढ़ाते हुए चलना है। यहाँ पे आएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर, और इधर 0.5 कम करते चलना है। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछा, नहीं तो आपको सीधा पता था कि आंसर जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है और आपसे पूछ लिया कि वो डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, तो आपको ये याद रखना है 12, 14 और 18 ये जो है इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मान लो 10 से चले थे अपन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के बॉन्ड ऑर्डर देखे थे अपन ने। ठीक है, कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो ये बात ध्यान रखना, जो 12 है, 14 है और 18 है ये तीनों होते हैं डायमैग्नेटिक, बाकी 10 से लेके 17 जो भी बीच में आ रहे हैं ये सारे पैरामैग्नेटिक। तो आपको पूछा अगर 18 है तो आंसर जाएगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि 12, 14, 18 डायमैग्नेटिक, डी। तो डायमैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आंसर जाएगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये था आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे थ्योरी से रिलेटेड हो, फॉर्मूले से रिलेटेड हो, अप्लाई कैसे करना हो, ठीक है, आपको एक बार लेक्चर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक में आपको सही से क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस हुई यहाँ पे। हालांकि मैंने बहुत मैक्सिमम तरह की यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दी है आपको। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए और मैक्सिमम शेयर करें इन क्वेश्चंस को ताकि सब सॉल्व कर सकें। थैंक यू।